जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ है वो हमारा आज भी कंटिन्यू रहेगा। आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने आर्टिकल 1 से 4 का डिस्कस किया था, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट में। आप हमेशा ये 5 चीज़ें पढ़ते होंगे रीड्स के अंदर में, कि हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्श्योरी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है। आखिर ये शब्द हैं क्या? और काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये रीड्स हैं क्या और इसका मतलब क्या है। तो रीड्स जो जब भी हम बात करते हैं तो ये रीड होता क्या है। देखिए, इस तरीके से बात समझिए कि फंडामेंटल राइट्स आपको एक अधिकार इस तरीके से दिया गया है कि जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, जो आपका एक फ्रीडम का स्पेस है, वो आपको बनाए रखता है कि आप उसके हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं। आप बहुत सारे डिसीज़न ले सकते हैं। आप कौन सी नौकरी चूज़ करेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप डिसाइड कर लेते हैं अपने इसी फंडामेंटल राइट्स की वजह से। अब हो ये रहा है कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया है उसको गारंटी कैसे किया जाए कि कभी भी आपका हनन हो फंडामेंटल राइट का, उसको किसी भी तरीके से स्टेट वायलेट करे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो ये जो गारंटी है ये आपको प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये पूरे फंडामेंटल राइट की जान है एक तरीके से, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट ना रहे तो आप जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको कोर्ट कैसे जाना है, आखिर ये फंडामेंटल राइट्स हमारा प्रोटेक्ट कैसे होगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस राइट को आपको अलग से एक फंडामेंटल राइट के अंदर में एक और आपको एक राइट गारंटी करने वाला फंडामेंटल राइट चाहिए था। तो ये आर्टिकल 32 की वजह से आपको मिल गया। अब देखिए, कोर्ट आपको जब ऑर्डर करता है, किसी को भी ऑर्डर करता है कि इस नागरिक का या इस विदेशी का जो अपने देश में मौजूद है इसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप इस चीज़ को बदलिए, इस चीज़ को चेंज करिए। तो जब भी कोर्ट इस तरीके की बातें करेगा कि इनका ये अधिकार छीना जा रहा है, आपको ये मना किया जा रहा है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो ये जिस तरह के ऑर्डर होते हैं कोर्ट के द्वारा, इसी को हम रीट का नाम देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोर्ट ऑर्डर दे ही क्यों रहा है? क्या बाध्य है क्या इस तरीके का ऑर्डर देने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो? तो जी हाँ, आपको संविधान ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है ये आर्टिकल 32। तो आप वहाँ जा सकते हैं अपने अधिकारों की बात करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कोर्ट जो है वो बाध्य है इस चीज़ के लिए कि नहीं, जब भी आप कोर्ट के पास जाएंगे अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, तो कोर्ट बाध्य है कि उसे ऑर्डर देना ही पड़ेगा, जिसे हम रीट का नाम देते हैं, ताकि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अब देखिए, इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि संसद अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे, तो किसी और कोर्ट को भी यह अधिकार दे सकता है कि आप रीट जारी करें। अभी तो हम ये बात जानते हैं कि हाई कोर्ट और जितने भी हर राज्य में जो हाई कोर्ट्स हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों के पास तो अधिकार है रीट जारी करने का। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी अधिकार दे सकता है कि आप रीट जारी कर लें। देखिए, ऐसा क्यों किया गया होगा? ताकि बर्डन जो है इतना कोर्ट के ऊपर है, बोझ है, उस बोझ को कम किया जा सके। तो इसलिए एक प्रावधान इस तरीके का संविधान में डाला गया है। तो कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें और आपको ये ऑप्शन नज़र आए कि संसद किसी अन्य कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है कि आप रीट जारी करें, तो ऐसा मुमकिन है। अब आगे बढ़ते हैं अब रीट्स के बारे में जानने के लिए। देखिए, रीट्स जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है ना, जो इनका जो न्याय का अधिकार क्षेत्र है रीट जारी करने के मामले में लेकर, वो आपका सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज़्यादा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जब आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का हनन होगा, वायलेशन होगा, तभी आप जा सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम हाई कोर्ट की,
तो उसमें न केवल फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होगा तब आप जा सकते हैं, बल्कि आपके कुछ लीगल राइट्स हैं, अगर वो भी वायलेट होते हैं तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रीट्स को एक एक करके जानने के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है हेबियस कॉर्पस, जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है, अच्छा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि कोई ऐसा इंसान है, देखिए, जो कैद में है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसे भाई सामने लाओ, तुम, हमें उसकी बॉडी देखनी है, हमें उस इंसान को देखना है जिसे तुमने कैद करके रखा है। कोर्ट ऑर्डर दिया, तो ये ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो आपकी लिबर्टी है, जो आपकी फ्रीडम है, उसको मेंटेन किया जा सके, कोई गैर कानूनी तरीके से ही आपको कैद ना कर सके। इस बात का ध्यान रखा गया है इसमें। आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका इशू होता है ना, ये रीट आपका हेबियस कॉर्पस, ये किसी के खिलाफ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी है या पुलिस है या कोई पैरामिलिट्री फोर्स है, इन्हीं लोगों के खिलाफ कोर्ट आपका ऑर्डर इशू कर सकता है। भाई, अगर आपको कैद ही करना है, वो तो प्राइवेट वाला भी अपने ऑफिस में, मान लीजिए 3 दिन से आपको मैनेजर गुस्से में बंद किया हुआ है कि तुमने ये काम किया नहीं, चलो अब 3 दिन तक तुम घर नहीं जाओगे, और मोबाइल आपसे छीन के रख लेता है कि नहीं, अब किसी को कॉल नहीं लगाना है। घर वाले परेशान कि हमारा जो घर का बंदा है वो तो गया था ऑफिस, वो तो 3 दिन से वापस ही नहीं आ रहा है, उसको तो ऑफिस में कैद करके ये लोग रखे हुए हैं। वो चले जाएंगे घर वाले कोर्ट कि देखिए साहब, ये तो हमारे इनके जो मैनेजर साहब है वो तो जाने ही नहीं दे रहे हैं घर, 3 दिन से कैद करके रखे हुए हैं। तो कोर्ट फिर हेबियस कॉर्पस रीट के तहत, हेबियस कॉर्पस रीट के तहत आपका इशू करेगा। एक सेकेंड, हाँ माफ़ करिएगा। तो कोर्ट जो है आपका, वो हेबियस कॉर्पस रीट के तहत ये जारी करेगा कि ऐसे नहीं होता है, आप उसको लेकर आइए, जो भी हैं आप शामिल करिए, सामने दिखाइए कि वो किस हालत में हैं, क्योंकि इन्होंने हेबियस कॉर्पस की रीट लगा रखी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको गैर कानूनी तरीके से कोई बंद न कर सके, कोई कैद न कर सके, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, उसके खिलाफ हेबियस कॉर्पस जारी हो सकता है। हेबियस कॉर्पस के बाद बढ़ते हैं। सेकंड हमारा आता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? परमादेश रीट। अच्छा, इसके तहत क्या होता है? देखिए, कोर्ट ऑर्डर देता है किसी भी ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट को कि आप अपने ड्यूटी को करें, वो कमांड दे रहा है। जिस तरीके से आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, वो आपको कमांड करते हैं, आदेश देते हैं कि आप इस काम को करो, इस मिशन को पूरा करो, वहाँ पर ये राहत सामग्री पहुँचाओ, वहाँ पर ये काम करो। तो ये कमांड एक अधिकार के तौर पे आपको जब कोई बात बोला जाता है और आप उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, यू आर फोर्स्ड टू ओबे दैट ऑर्डर विच हैज़ बीन गिवन बाय योर सुपीरियर इज़ रेफर टू एज कमांड। ठीक है, अब हमें करना क्या है? देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस अधिकारी को कि तुम उस पोस्ट पे बैठे हुए हो और ये काम तुम नहीं करोगे, हमारा ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्रावधान बनाया क्यों गया होगा? देखिए, ये प्रावधान इसलिए बनाया गया होगा कि कोई मान लीजिए अधिकारी है और वो अपने पद पे बैठा हुआ है और वो काम को करने में फेल हो जाता है। ठीक है, एन ऑफिसर फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन है और उनके चेयरमैन हैं किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के, और बच्चे बिल्कुल तंग खा गए हैं कि मतलब आपको इतने दिन तक वैकेंसी पड़ी हुई है, आप इसको निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आप तो मनमाना तरीके से काम कर रहे हैं, आपका काम ही है वहाँ पे वैकेंसी निकालना, सब कुछ ठीक है मामला, आप वैकेंसी क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमें नोटिफिकेशन दे क्यों नहीं रहे हैं? तो आप पहुँच गए उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास में। अब हाई कोर्ट से फिर रीट इशू होता है, एक ऑर्डर इशू होता है मैंडेमस के रूप में। कोर्ट बोलती है कि ऐसा है चेयरमैन साहब, हम आपको आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर वो न्याय संगत और लॉफुल होगा तभी, ये नहीं कि कोर्ट कहीं पे भी ऑर्डर जारी कर देगा। हम जानेंगे इस बात को। ठीक उसी तरीके से इसमें समझने वाली दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि क्या प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट के खिलाफ भी कोर्ट इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर सकता है? नहीं। अब देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी का उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि आपको ये ऐसे नियम के हिसाब से काम करना है। वो नियम के हिसाब से जब काम नहीं हो रहा होगा और कोर्ट को लगेगा तभी वो ऑर्डर देगा। अब प्राइवेट में बहुत सारे नियम होते हैं। अब मान लीजिए कोई जज साहब हैं, उन्होंने अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए किसी कंपनी के कुछ लोगों को हायर किया, अब वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जज साहब अपने कोर्ट में जाके अगले दिन आदेश नहीं जारी कर देंगे कि आप हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, कोर्ट का आदेश है।
ये नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके की रैंडम चीज़, मनगढ़ंत इस तरीके की कोई ऑर्डर ना पास हो पाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, फिर इसको लेके एक नए कोर्ट में जाके मामला ना स्टार्ट हो जाए, तो इसीलिए इसको अभी इसका अधिकार क्षेत्र गवर्नमेंट तक ही रखा गया है। अब सवाल ये उठता है इस मैंडेमस में कि क्या जज साहब सिर्फ अधिकारियों को ही ये ऑर्डर देंगे, या फिर वो किसी दूसरे, मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जज हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जा रही है, तो क्या उनको भी ये आदेश जारी कर सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, उनको भी ये आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंडेमस भी हमारा काम हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। अब देखिए, जो आपका प्रतिषेध रीट है और चौथा जो आपका सर्श्योरी यानी उत्प्रेषण रीट है, इन दोनों को हम थोड़ा साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़े आसपास हैं मीनिंग में, ये थोड़े आपस में लेना देना है इनका। कैसे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले आप, ये आपका हायर कोर्ट है, ठीक है। हायर कोर्ट का मतलब हो गया कि आपका हायरार्की जो है उसमें ये कोर्ट ऊपर आता है, इसके नीचे भी कुछ कोर्ट होंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट है तो इनके नीचे हाई कोर्ट भी आ गया, हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट हो गया, उसी तरीके से लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट हायर कोर्ट हो गया। तो हायर कोर्ट मतलब कि जो कोर्ट है उसके ऊपर का कोई कोर्ट है, ठीक है। अब उन्होंने देखिए ये रीट क्यों इशू हुआ, ये रीट इशू किया है किसी काम को मना करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। प्रोहिबिट का मतलब निषेध होता है, तो ये कार्य निषेध है। जैसे कहते हैं कि आगे ये जैसे मदिरापान निषेध है किसी जगह पे, तो वहाँ पर आपको ये काम मना है कि मत करो। तो कोर्ट जब देखेगा कि आपके कोई लोअर कोर्ट में जज बैठकर अपने मन से ऐसा एक कुछ डिसीज़न दे दे रहा है जो कि उसके आधिकारिक क्षेत्र से भी बाहर है, वो उनके जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, और आप बैठ के दे दिए जजमेंट कहीं और का। जैसे मान लीजिए कि किसी ज़िले के कोई कोर्ट में है, अब लखनऊ कोर्ट में बैठ के कोई जज डिसीज़न दे दें और वो जाके गाज़ियाबाद के मतलब क्षेत्र में अफेक्ट कर रहा हो, वहाँ असर डाल रहा हो, तो फिर लोग पहुँचेंगे हाई कोर्ट के पास कि देखिए सर, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ऐसा सुनाया है फैसला कि वहाँ पे उतने दूर बैठे हुए जो जजों का आधिकारिक क्षेत्र है उसमें ये इनका इंटरफियरेंस हो रहा है किसी तरीके से। तो बात ऐसी आएगी कि यहाँ पर आपका हाँ, तो बात इस तरीके से आपकी आएगी कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपका जो क्षेत्र है आप अपने क्षेत्र में काम करिए, और जो वो जज अपने ज़िले में काम कर रहे हैं वो अपने ज़िले में फ़ैसला सुनाएंगे। तो आप ये फ़ैसला मैं आपका रोक रहा हूँ, आप इसको, मैं मना कर रहा हूँ कि आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मेन मकसद क्या है, प्रोहिबिशन का मेन मकसद है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं फैसला सुनाएंगे। अपने आधिकारिक क्षेत्र को समझिए, कितने दूर कितना आपका जुरिस्डिक्शन है उसमें फ़ैसला सुनाइए, उससे बाहर मत जाइए। अच्छा, ये तो मान लीजिए तब है जब आप पहुंच गए हायर कोर्ट के पास और आपने रोक दिया। लेकिन मान लीजिए कि अगर जजमेंट हो गया, उस केस में आप क्या करेंगे? क्या उस केस में भी आप वहाँ पे, अब मान लीजिए जजमेंट तो सुना दिया गया, अब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा? तो जी ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी रास्ता है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपके लिए रखी गई है सर्श्योरी यानी उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट का क्या मतलब है? अब इसमें यह है कि मान लीजिए अगर फैसला सुना ही दिया गया है तो अब फैसला को रद्द करने की बात आ जाएगी, स्क्वैश करना पड़ेगा ऑर्डर को। तो चलिए ठीक है, अब आपका प्रोहिबिशन नहीं, अब आपका सर्श्योरी वाला रीट जारी होगा, क्योंकि जजमेंट तो दे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अभी किसी कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है और जज साहब ने देख लिया, तो वो उस जज को रोकेंगे नहीं कि आप अपना, वो देखिए अगर कोई मान लीजिए इस तरह का केस आ गया कि जज को रोकना पड़े कि भाई ये फैसला मत सुनाओ, दूसरे ज़िले के जज को अफेक्ट हो रहा है, तुम दूसरे ज़िले के जज के कार्य क्षेत्र में बाधा डाल रहे हो, तब तो प्रोहिबिशन से काम चल गया। लेकिन जब जज को लगेगा कि ऐसा है, ये केस ही तुम्हारे गलत क्षेत्र में आ गया है, केस होना था गाज़ियाबाद का, गाज़ियाबाद के जिला जज के पास केस जाना था और पहुंच गया गलती से मेरठ के जज के पास, तो फिर वो क्या करेंगे इस केस में? तो हाई कोर्ट के जज क्या करेंगे कि मेरठ वाले जो जज हैं उनसे केस लेके गाज़ियाबाद के जज को दे देंगे। तो ये ट्रांसफ़र हो गया केस आपका एक जज से दूसरे जज के पास, यानी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के पास। तो ये वाला जो रीट आप जाके उनसे, ये ऑर्डर जो आप इशू करवाए हैं, ये सर्श्योरी की कैटेगरी में आता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर बस सिंपल से इतना हुआ कि एक रोकने के लिए था प्रोहिबिशन वाला रीट और एक ठीक करने के लिए था। देखिए, या दो ही चीज़ होता है, या तो आप रोगों को रोकते हैं, या तो रोग अगर हो जाए तो ठीक करते हैं। तो अगर हम मान लें कि
कोई गलत तरीके से फैसला अगर रोक है जुडिशरी के अंदर, तो उस रोक को रोकने का तरीका क्या है? प्रोहिबिशन वाला रीट। और अगर मान लीजिए कि वो रोक हो ही गया तो उसको ठीक करने के लिए सर्श्योरी वाली रीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिमिलैरिटी इन दोनों में क्या है? ये तो डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही रीट आपका प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ इशू नहीं हो सकता है। ये वाली बात समझने की हो गई, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं। लास्ट है अपना को वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका यही है को वारंटो में कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब जज साहब सवाल पूछेंगे कि तुम किस हैसियत से अपने पद पर बैठे हुए हो, किस अथॉरिटी से तुम अपने पद पर बैठे हुए हो भाई। तुम किस अथॉरिटी से, किस हक से पब्लिक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हो। तुम्हारा उस गद्दी पर, उस पोजीशन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जज साहब ये नाराज़ होकर को वारंटो बोलेंगे ऐसे। हाँ, कौन से तुम्हारा ये कौन सा अधिकारिक क्षेत्र है, तुम ऐसे बैठे हुए हो। तो ऐसा कैसे होगा? एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए फिर से वही पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पास जाते हैं। चेयरमैन साहब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उनकी मर्ज़ी से छोड़िए, उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो उनको उस पद पर बैठने के लिए हकदार ही नहीं मानता है। उसकी क्वालिफ़िकेशन थी मान लीजिए कि 20 साल का सर्विस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल का जो है वो आपका मान लीजिए दूसरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो डिग्री चाहिए ना, उनके पास पर्याप्त डिग्री है ना, उनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है। तो जज साहब के पास जैसे ही ये फाइल गई, जज साहब नाराज़ हो जाएंगे। जज साहब बोलेंगे कि भाई ये तुम कौन से अथॉरिटी के हिसाब से, कौन से क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस पद पर बैठे हो। यू आर नॉट एलिजिबल टू सीट ऑन दिस चेयर, यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑक्यूपाई दिस ऑफिस। आप इस ऑफिस में बने रहने के काबिल ही नहीं हैं, चलिए वहाँ से। तो अब एक्सेप्शन क्या है इसके लिए? देखिए, अब एक्सेप्शन तो हर चीज़ का होता है। एक्सेप्शन ये है कि अब ये बात जज साहब मिनिस्टर साहब को नहीं ना बोल देंगे। मिनिस्टर साहब को ये बात वो नहीं बोलेंगे कि आप कौन सा अथॉरिटी से इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पब्लिक को डिसीज़न लेना है, ये इलेक्शन कमीशन को डिसीज़न लेना है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान अलग हैं। अगर आप अयोग्य हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान ऑलरेडी बनाया जा चुका है, वो अलग तरीके से डील होगा, उसमें जुडिशरी इंटरफेरेंस नहीं देगा। वरना हम ये जो 3 स्तंभ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तो फिर बड़ी तगड़े तरीके से उसमें इंटरफेरेंस होने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको अलग रखा गया है। और प्राइवेट के खिलाफ भी नहीं होगा। पता चला कि रेप्यूटेड कंपनी है, मान लीजिए कुछ भी है, XYZ कंपनी का नाम है, और उनके जो CEO हैं, MD हैं, अब वो जज साहब लगे उन पे सवाल उठाने कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी क्वालिफ़िकेशन है कि तुम इस पोस्ट पे बैठे हुए हो। तो इतना भी इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने पाँचों के पाँचों रीड्स को देखा। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसमें बताइएगा, पूछिएगा, और हम आपके डाउट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक लास्ट आपको एक चीज़ बतानी है कि बहुत जल्द जय हो स्टडी का एक ऐप लॉन्च होने वाला है। उसमें आपको फ्यूचर के सारे कोर्सेज, टेस्ट, मटेरियल, वीडियो कोर्सेज जो भी है सब कुछ उस पर आपको मिलेगा। ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, रोहित।